तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन आयरन लॉसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। और इस प्रॉब्लम में जो डेटा हमें दिया गया है, ओपन सर्किट टेस्ट हमने ट्रांसफॉर्मर पे परफॉर्म किया कोर लॉस फाइंड करने के लिए एट 50 हर्ट्ज यूजिंग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स एंड कीपिंग V by F रेशियो कांस्टेंट। और ऐसा करने के बाद हमें जो ग्राफ दिया गया है ये आयरन लॉसेस वर्सेस फ्रीक्वेंसी है, P by F कोर लॉसेस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, and x-axis में there is a frequency and the graph we are getting as a straight line. With the help of this we have to separate the hysteresis losses and eddy current losses of the transformer. तो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आइए हम हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस का बेसिक समझते हैं। आयरन लॉसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर कैन बी ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस लॉसेस के लिए फॉर्मूला है हमारे पास KH इंटू BM की पावर X इंटू F प्लस एडी करंट लॉस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 4 इंटू KF स्क्वायर इंटू F स्क्वायर इंटू BM स्क्वायर इंटू T स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 रो। तो आइए हम इन टर्म्स को पहले समझते हैं। दिस इज हिस्टेरेसिस लॉस कोफिशिएंट, दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, दिस इज स्टीनमेट्स कांस्टेंट। X की वैल्यू 1.6 से 2.5 के बीच में वेरी करती है और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जनरली हम इसकी वैल्यू 1.6 लेते हैं। F is the frequency of operation. This is KF square is the form factor और form factor ट्रांसफॉर्मर को जनरली साइनोसॉइडल सप्लाई दी जाती है तो form factor 1.11 होता है। F is the frequency of supply, BM is the maximum flux density, T is the thickness of lamination। ट्रांसफॉर्मर की कोर में एडी करंट लॉस हो रहे हैं तो एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए हम उसमें पतले पतले लेमिनेशन बनाते हैं और वो लेमिनेशन की थिकनेस 0.2 mm से 0.35 mm के बीच में रखी जाती है। तो जो भी उसकी थिकनेस होगी, यदि प्रॉब्लम इस तरह का है तो यहाँ पे रखी जाएगी T की जगह। एंड रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कोर मटेरियल। जैसा कि हम जानते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ द कोर मटेरियल शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, बिकॉज इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द कोर मटेरियल इज हाई then only we can say that the eddy current losses will reduce and total iron losses will reduce। अब फिर आप रेजिस्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें सिलिकॉन मिलाते हैं 2 to 3% और रेजिस्टिविटी को बढ़ाते हैं और रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं और एडी करंट लॉस को कम करते हैं, वो एक अलग थ्योरी है। आइए इस फॉर्मूले को हमें बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है क्योंकि नॉर्मली जो प्रॉब्लम आता है गेट में उसमें ये सारा डेटा तो आपको दिया नहीं जाएगा। तो डेटा हमारे पास कम है, ना हमें थिकनेस ऑफ लेमिनेशन मालूम है, ना हमें रेजिस्टिविटी कोर की मालूम है, तो हाउ कैन वी इंप्लीमेंट दिस फॉर्मूला ओवर हियर। सो इस फॉर्मूले में जो आपको इतनी ढेर सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, हम उनमें से कुछ को कांस्टेंट लेंगे जिनकी चर्चा प्रॉब्लम में नहीं हो रही है। जैसे फॉर एन एग्जांपल रेजिस्टिविटी की बात नहीं हो रही है, फॉर्म फैक्टर की बात नहीं हो रही है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन की बात नहीं हो रही, तो ये सब कांस्टेंट है। तो आइए फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स डेंसिटी जरूर हमें लेना है, ठीक है। तो दिस इज KH इंटू BM की पावर X इंटू F और यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या टर्म आ गए, ये सब कांस्टेंट हो गए, 4 KF स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइड बाय 3 रो। तो लेट इट बी KE एडी करंट लॉस कांस्टेंट इंटू F स्क्वायर इंटू BM स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें कि ट्रांसफॉर्मर का EMF इक्वेशन E हमारे पास होता है √2 इंटू पाई इंटू F इंटू N इंटू phi m, and we can also write √2 into pi into F into N और BM phi m को क्या लिख सकते हैं, BM into AI, because flux density is the flux per unit area, so how can we write flux density into area of the core। तो यहां से आप देखिए अगर मैं E by F को लिखूंगा तो ये आ जाएगा √2 into pi into F into F तो वहां डिवाइड कर दिया हमने into N into BM into AI, यानी I can write E by F is proportional to BM। यानी कभी भी जब भी हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर की, इंडक्शन मोटर की, सिंक्रोनस मशीन की, किसी की भी बात करेंगे और वोल्टेज फ्रीक्वेंसी का रेशियो हमने फिक्स कर दिया, इसका मतलब साफ है कि उसमें हमने फ्लक्स डेंसिटी को कांस्टेंट मान लिया। उस ट्रांसफॉर्मर में या उस मशीन में ओवरफ्लक्सिंग की समस्या पैदा नहीं होगी। ओवरफ्लक्सिंग एक अलग कंसेप्ट है, सैचुरेशन पे चली जाती है कोर, उसके लिए BH लूप बनाते हैं। हम जानते हैं कि H को बढ़ाने पे B बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि B यदि बहुत ज्यादा बढ़ गया तो एडी करंट लॉस बहुत ज्यादा होंगे, हीट ज्यादा होगी, टेम्परेचर राइज ज्यादा होगा, ऑपरेशन ऑफ मशीन या ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर में दिक्कत आएगी। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि वोल्टेज फ्रीक्वेंसी का रेशियो BM के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जहां जहां चाहें तो वोल्टेज का भी एक्सप्रेशन, अगर हम मतलब आयरन लॉसेस का एक्सप्रेशन वोल्टेज के टर्म्स में लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। KH BM को हम क्या लिख सकते हैं, V by F,
E या V एक ही बात है, यू कैन ऑल्सो राइट V बाय F, नो प्रॉब्लम। सो V बाय F की पावर X इंटू F प्लस KE, और चूंकि BM इज प्रोपोर्शनल टू E बाय F या V बाय F, तो BM इंटू F किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? V के, यानी आई कैन डायरेक्टली राइट V स्क्वायर। सो ये एक रिलेशन ऐसा है कि मतलब गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे अक्सर कहा जाता है कि कांस्टेंट वोल्टेज पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर बिकम ट्वाइस, व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंट चेंज इन द एडी करंट लॉस? या कांस्टेंट वोल्टेज पे थिकनेस ऑफ लैमिनेशन को हमने चेंज किया तो एडी करंट लॉस में क्या चेंज होगा? तो इन सवालों को करने के लिए आप देखिए, जब हम ट्रांसफॉर्मर में थिकनेस ऑफ लैमिनेशन को यदि कांस्टेंट रख रहे हैं, तो एडी करंट लॉस को जब हम लेके आते हैं तो देयर इज नो टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यहां पे कोई रोल नहीं है। तो अगर आपने वोल्टेज को कांस्टेंट रख दिया, अब आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करते रहिए, एडी करंट लॉस में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, हिस्टेरेसिस लॉस पे परिवर्तन होगा। यदि आप V बाय F रेशो को कांस्टेंट रख के भी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो यहां पे पेन चेंज होगा, और यहां पे वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं तो भी फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट हमें दिखाई देगा। तो इस प्रॉब्लम को हमें देखना है। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो KH इंटू V टू द पावर X इंटू F टू द पावर 1 माइनस X प्लस KE इंटू F स्क्वायर हम रख इंटू V स्क्वायर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आयरन लॉस को लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो आप बोलेंगे कितने सारे फॉर्मूले हमें याद रखने की जरूरत है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक फॉर्मूला याद रखिए और प्रॉब्लम को समझिए। जो डेटा मिसिंग है या नहीं दिया है उनको कांस्टेंट मान के बाकी के फॉर्मूले इसी से डिराइव हो जाते हैं। यूज वो करना है जो वहां एप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस प्रॉब्लम में आप देखिए, इस प्रॉब्लम में हमें आयरन लॉसेस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के तौर पे दिया गया है, यानी फ्रीक्वेंसी यहां इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, बाकी किसी चीज की चर्चा नहीं हो रही। और बाकी हमें कहा गया कि V बाय F रेशो हमने कांस्टेंट मेंटेन कर लिया। तो ये प्रॉब्लम अब हमें इस फॉर्मूले को एक नए तरीके से यूज करना बताएगा। V बाय F कांस्टेंट कर लिया यानी फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट हो गई, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू V बाय F इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी। सो फ्लक्स डेंसिटी इज कांस्टेंट हियर एंड हियर आल्सो। तो अब मेरे पास क्या बचा? इस फॉर्मूले का एक नया प्रारूप निकल के सामने आएगा। ये कांस्टेंट यानी इसको मान लिया K1 इंटू F, ये कांस्टेंट इसको मान लिया K2 इंटू F स्क्वायर। So now I am having the formula Pi is equals to K1 into F plus K2 into F square. But looking to this particular characteristic on the y-axis, what I am taking? Iron losses per unit frequency with respect to the frequency. तो ये जो ग्राफ है वो आयरन लॉसेस का फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में नहीं बना है, बल्कि आयरन लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में बना है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि हम Pi by F निकालना चाहते हैं, ना कि Pi। सो Pi by F को हम क्या लिख सकते हैं? K1 plus K2 F। सो ये रिलेशन हमारे पास निकल के आ गया, Pi by F is equals to K1 plus K2 F। आप चाहें तो इसको भी हम कैरेक्टरिस्टिक से प्लॉट कर सकते हैं। तो इसको यदि हम कैरेक्टरिस्टिक से प्लॉट करेंगे तो क्या हो गया? ये y is equals to C plus mx। It is nothing but the equation of a straight line passing through, not passing through origin. So if I am making the characteristic of this line, this is like this। तो ये मेरा C हो गया। तो अब आप देखिए C तो K1 के बराबर है, यानी ये K1 हो गया, और इसके बराबर mx अगर हम ले रहे हैं, mx में m क्या होता है? m है लाइन का स्लोप। तो इस लाइन का कुछ ना कुछ स्लोप होगा tan थीटा, और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। y बराबर क्या है? Pi by F, और x बराबर क्या है? x बराबर है F। तो अब आप देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक पूरी तरह से इस कैरेक्टरिस्टिक से मैच करती है। लाइन भी बनी हुई है, यहाँ F है x एक्सिस में, यहाँ भी F दिया हुआ है, यहाँ y एक्सिस में Pi by F है, यानी आयरन लॉसेस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, यहाँ भी आयरन लॉसेस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी हमने y एक्सिस पे देख रहे हैं, और ये K1 हमें मिल गया है। अब बस K2 की दरकार है आपको, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो K2 कैसे हम निकाल सकते हैं? तो आप देखिए इस फॉर्मूले में, ऊपर वाले फॉर्मूले में K2 को हम क्या लिख सकते हैं? K2 को हम लिख सकते हैं Pi by F माइनस K1 डिवाइड बाय F। ठीक है, Pi by F माइनस K1 डिवाइड बाय F इज इक्वल्स टू K2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो यहां से हमें K2 भी निकल के आ जाएगा। इस फॉर्मूले को अगर हम यहां यूज कर लें तो K2 बराबर क्या है? Pi by F। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू हमने उठा ली, मान लीजिए 50 हर्ट्ज पे हमने ली। 50 हर्ट्ज पे Pi by F की वैल्यू कितनी है? 15 माइनस K1 की वैल्यू तो हमें 10 मिल गई सीधे,
कैसे K1 10 मिल गई? बिकॉज C is nothing but K1. Intercept on the y-axis by the straight line is nothing but C, or you can say K1 in this case. Divided by हमारे पास क्या है यहाँ पे F यानी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उस समय क्या है 50, तो हमारे पास आ गया 15 माइनस 10 यानी 5, 5/50 यानी 1/10 0.1. So K2 is 0.1 and K1 is what? 10. So once we know the K1 and K2 both, we can frame this equation by putting the value of K1 and K2. K1 is 10, so 10 plus K2 is 0.1, so 0.1 F is equals to Pi by F. Pi by F, ये हमारे पास आ गया. This equation we can form over here. So अब आप देख सकते हैं K1 K2 तो फिक्स रहेगा, Pi by F जब 10 है तो एक इक्वेशन ये आ जाएगी हमारी. So Pi by F is equals to 10 plus 0.1 F. So we can write Pi is equals to 10 F plus 0.1 F square. Now this relation, according to this relation, we can say that now iron loss is having a dependency on the frequency only, and we have to find out hysteresis and eddy current loss at 25 hertz. So this is nothing but hysteresis loss in which frequency is linearly proportional, and this is nothing but eddy current loss in which the frequency square is there. So we can put the value of frequency, that is 25 hertz, 25 into 10, that is 250, and 25 square is 625 into 0.1, yani 62.5. Yani I can say that hysteresis losses are 250 watt and eddy current loss are 62.5 watt. So the correct answer is B, 250 watt and 62.5 watt. So इस तरह से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. And there are more problem based on hysteresis loss and eddy current losses which are already given in the DPP. So आप उसको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करें, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसा है जो सिर्फ ट्रांसफार्मर में नहीं लग रहा, बल्कि इंडक्शन मोटर, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन सभी में लग रहा है. कोई भी मशीन आप बनाएंगे उसमें कोर मटेरियल होगा, चाहे वो सिलिकॉन स्टील हो, चाहे वो एमॉर्फस कोर हो, और चाहे वो नॉर्मल आयरन की सॉफ्ट आयरन कोर हो, तो वहां पे आयरन लॉसेस होंगे, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस होंगे, तो उस पे बेस्ड प्रॉब्लम किसी भी मशीन का हो सकता है. सो प्लीज solve the problem given in the DPP based on hysteresis and eddy current loss separation and determination. तो आइए अब हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैसे निकाली जा सकती है, उसका फॉर्मूला क्या है, और एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या कंडीशन होती है, और मैक्सिमम एफिशिएंसी को फिर फाइनली हम किस तरह से प्रॉब्लम में डिटरमाइन करते हैं. तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, x v2i2 cos phi2 upon x v2i2 cos phi2 plus pi plus x square psc into 100. हम जानते हैं नॉर्मली किसी भी मशीन की एफिशिएंसी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इस तरह से निकाली जाती है. And if you are not multiplying by 100, this is the per unit efficiency. Like I am saying, transformer is having an efficiency 0.98. It means it is 98%. So percentage निकालने के लिए 100 का गुणा कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं. So efficiency is x v2i2 cos phi2 upon x v2i2 cos phi2 plus pi plus x square psc. इन टर्म्स के क्या मतलब है हम पहले इनको समझेंगे. तो ये जो x v2i2 cos phi2 है, this is nothing but the output. यानी हम लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का आउटपुट क्या है, x v2i2 cos phi2. Now v2i2 is nothing but the volt ampere rating of the transformer. Cos phi is nothing but the load power factor or secondary power factor of the transformer. And x is nothing but the per unit load at which the transformer is running. So for an example, मैं आपसे कहता हूं कि 100 kVA का ट्रांसफार्मर है जो कि हाफ लोड पे चल रहा है, और उसका पावर फैक्टर cos phi2 0.8 लैगिंग है. ये डेटा मान लीजिए मेरे पास है, तो मैं क्या कह सकता हूं, उसका आउटपुट क्या होगा, x यानी लोड, हाफ लोड है यानी 0.5, v2i2 यानी kVA रेटिंग कितनी है 100 kVA है, ये मुझे ध्यान में रखना है, एंड पावर फैक्टर कितना है 0.8. So 0.8 into 0.5 is nothing but 0.4, 0.4 into 100, so that is nothing but 400 kilowatt. So I can say that the output of the transformer delivered by the transformer to the load at this condition will be equal to 400 kilowatt. तो इस तरह से मैं ट्रांसफार्मर का आउटपुट निकाल सकता हूँ. अब आउटपुट अपन इनपुट, और हम जानते हैं कि इनपुट किसके बराबर होता है, इनपुट बराबर होता है आउटपुट प्लस लॉसेस के. तो ये आउटपुट ऊपर है, यही आउटपुट नीचे दिखाई दे रहा है, तो एक बार हमने समझ लिया वही है. अब ये चीज एक्स्ट्रा हमारे पास आ गई pi plus x square psc. तो pi यहाँ पे क्या है, pi है यहाँ पे आयरन लॉसेस, जिसे आप कोर लॉसेस भी कहते हैं, जिसे आप मैग्नेटिक लॉसेस भी कहते हैं, जिसे आप ओपन सर्किट लॉसेस भी कहते हैं. ठीक है, तो कई नामों से इसको जाना जाता है, आयरन लॉसेस, कोर लॉसेस, मैग्नेटिक लॉसेस, ओपन सर्किट लॉसेस, ये हमारे पास है.
और इसी के दो हिस्से होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस, उसके भी प्रॉब्लम हम देखेंगे। दूसरा जो है हमारे पास है x स्क्वायर पीएससी। यहां पे बताने की जरूरत नहीं है आपकी x क्या है, x इज नथिंग बट द पर यूनिट लोड और मल्टीप्लाइड बाय पीएससी। पीएससी मतलब रेटेड कॉपर लॉस। सो आई कैन से दैट रेटेड ओमिक लॉसेस, कॉपर लॉसेस को आप ओमिक लॉस कह सकते हैं, कॉपर लॉसेस को आप इलेक्ट्रिकल लॉसेस कह सकते हैं, कॉपर लॉसेस को आप वेरिएबल लॉस कह सकते हैं, कई नाम से इसको जाना जाता है। तो रेटेड ओमिक लॉस मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर। अब x से क्यों मल्टीप्लाई है या x स्क्वायर से क्यों मल्टीप्लाई है? तो निश्चित तौर पे यदि किसी भी पैरामीटर की डिपेंडेंसी लोड पर है तो वहां पे लोड यानी x हमें दिखाई देगा, और यदि किसी पैरामीटर की डिपेंडेंसी लोड के स्क्वायर पे है तो उस पैरामीटर के वेरिएशन में हमें लोड का स्क्वायर दिखाई देगा। यही कारण है कि आउटपुट हमारा x यानी लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मैं ग्राफ बना के आपको समझाना चाहूं, ये आउटपुट है और ये है लोड। So output load के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है? Linearly. And if I can make the graph between PI and load, यानी आयरन लॉसेस लोड के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहे हैं? तो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे हैं, कांस्टेंट। क्योंकि आप देखिए अगर यहाँ चेंज हो रहे होते तो यहाँ पे हमें x से x स्क्वायर का टर्म दिखाई देता। और अगर हम कहते हैं कि कॉपर लॉसेस लोड के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी y is proportional to x square. It is a parabolic relation. So we can say that graph should be like this. So आउटपुट लोड के रिस्पेक्ट में लिनियरली वेरी करता है, आयरन लॉसेस लोड के रिस्पेक्ट में वेरी करते ही नहीं है, और कॉपर लॉसेस लोड के रिस्पेक्ट में पैराबोलिकली वेरी करते हैं। ये बात हमें समझनी है और इस नॉलेज से हम तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के सवाल बना सकते हैं। एक कांसेप्ट थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूंगा जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी। हाउ कैन वी डिटरमाइन द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर? तो यहां पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि किसी भी मशीन इन जनरल, इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस मशीन, डीसी मशीन, किसी भी मशीन के लिए जब हम मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं वेरिएबल लॉसेस कांस्टेंट लॉसेस के बराबर होने चाहिए। अब हर मशीन के लिए वेरिएबल लॉसेस की परिभाषा अलग है, कांस्टेंट लॉसेस की परिभाषा अलग है। फिलहाल हम ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर में हमें सिर्फ दो तरह के लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। इसमें कॉपर लॉस हमारे वेरिएबल हैं और आयरन लॉस हमारे कांस्टेंट हैं। क्यों हैं वो आपको मैं समझा चुका हूं। आयरन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं? लोड के रिस्पेक्ट में। सो कांस्टेंट लॉस मतलब आयरन लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस मतलब ओमिक लॉसेस या कॉपर लॉसेस। सो इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर आई कैन से दैट दिस इज द रिलेशन, ओमिक losses should be equal to iron losses or variable losses should be equal to the constant losses. This is the condition of maximum efficiency. एक बार एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, what is the condition for maximum efficiency of the transformer? आंसर चार ऑप्शन में, iron loss equal to copper loss, copper loss equal to iron loss is greater than copper loss, iron loss is less than copper loss. तो एक नजर में पढ़ने में हमें कंफ्यूजन होता है कि आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस और कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस, दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन ये बात एक नहीं है। कारण क्या है कि वेरिएबल लॉस हमारा ओमिक लॉस है, तो वेरिएबल जो लॉस है उसको वेरी कर करके कांस्टेंट के बराबर हमें लाना है। ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको आप वेरी कर ही नहीं सकते, तभी तो उसका नाम कांस्टेंट है। यानी मैथमेटिकली आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट लॉस बराबर वेरिएबल लॉस या वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस, लेकिन conceptually you can't say that. You have to say variable loss should be equal to constant loss, and that's why I'm saying ohmic loss should be equal to iron loss. Ohmic loss क्या है यहाँ पे? x square psc और आयरन लॉस क्या है? pi। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? रूट ओवर pi by psc। यानी ये वो पर यूनिट लोड हो गया हमारा ट्रांसफार्मर के लिए जिस पे ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी डिलीवर करेगा। अब सवाल कैसा है? मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर है, उसके हाफ लोड पे कॉपर लॉसेस 8 किलोवाट है और उसके आयरन लॉसेस 2 किलोवाट है, तो बताइए वो किस लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी डिलीवर करेगा? तो इस फॉर्मूले का हमें उपयोग करना है और सोच समझ के करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने कहा हाफ लोड पे ट्रांसफार्मर के ओमिक लॉस कितने हैं? 8 किलोवाट और आयरन लॉसेस कितने हैं? 2 किलोवाट। तो आयरन लॉस पे लोड डिफाइन नहीं है क्योंकि लोड के रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट है। We have just seen that there is no dependency of load. So iron loss तो डायरेक्टली हम 2 किलोवाट रख देंगे, लेकिन PSC की जगह हम 8 किलोवाट नहीं रख सकते क्योंकि PSC जो 8 किलोवाट हमें दिया है वो हाफ लोड पे दिया है और इसकी डिपेंडेंसी कॉपर लॉस की लोड के रिस्पेक्ट में बहुत तेज है, मतलब पैराबोलिकली। तो हम ये कहेंगे कि हाफ लोड पे पैराबोलिकली यानी x स्क्वायर का टर्म है, यानी हाफ लोड पे यदि कॉपर लॉस 8 किलोवाट है तो फुल लोड पे कितने होंगे? 32 किलोवाट।
because it is parabolic relation x square. So we can substitute over here x is equals to root over pi कितना है 2 और psc कितना आया 32, that will be 1 by 16, 1 by 16 का square root 1 by 4, that is 25%. So when transformer is 25% loaded or 0.25 unit per unit loaded, then it will give the maximum efficiency. This is just an example because that x value depends on the type of the transformer, whether it is distribution or power. पावर ट्रांसफार्मर फुल लोड के आसपास मैक्सिमम एफिशिएंसी देते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हाफ लोड के आसपास मैक्सिमम एफिशिएंसी देते हैं, तो वो सारा डेटा भी दिया जाता है प्रॉब्लम में यदि उस पे बेस्ड प्रॉब्लम है तो। इतनी बातें हमें समझ में आनी चाहिए और इसके बेस पे हम एफिशिएंसी का सवाल बना सकते हैं। अब यदि मैक्सिमम एफिशिएंसी आप निकालेंगे तो जो x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी उसको फिर से फॉर्मूले में डालेंगे, पुनः फॉर्मूले में डाल के उसको सॉल्व करेंगे और मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए करस्पॉन्डिंग ये जो लोड हमने निकाला ये पर यूनिट लोड, हमसे पूछा जाता है परसेंटेज लोड बताओ, तो आप जानते हैं कुछ नहीं, जो पर यूनिट लोड आया है उसमें 100 का गुणा कर देना है। हमसे कई बार बोला जाता है कि केवीए लोड बताइए जिस पे ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन केवीए ईटा मैक्सिमम, यानी केवीए लोड ऑफ द ट्रांसफार्मर एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो क्या करना है, कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जो x की वैल्यू निकल के आई है इसमें हम रेटेड केवीए का मल्टीप्लाई कर देंगे। रेटेड केवीए मतलब द रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर व्हिच इज गिवन इन केवीए, तो वो रेटेड केवीए का मल्टीप्लाई करके हम वो केवीए लोड बता सकते हैं जिसमें ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहा है। कई बार हमसे कहा जाता है बताइए कि आउटपुट करंट या लोड करंट कितनी होगी जब ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहा है, तो जब हमारे पास केवीए आ जाएगा तो केवीए में बस उसके रेटेड वोल्टेज को डिवाइड कर देना है केवी रेटेड, ठीक है। रेटेड वोल्टेज को हम डिवाइड कर देंगे ट्रांसफार्मर के, कौन सा वोल्टेज को रखेंगे, प्राइमरी के सेकेंडरी, ऑब्वियसली सेकेंडरी लोड करंट निकाल रहे हैं तो सेकेंडरी वोल्टेज को रखेंगे, तो हमारे पास ये लोड करंट आ जाएगी। अब हम देखेंगे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का प्रॉब्लम किस तरह से हम बना सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 300 kVA, फुल लोड एफिशिएंसी इज 95% एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग, और यही ट्रांसफार्मर जब हाफ लोड पे चलता है तो उसकी एफिशिएंसी 96% आती है और उस समय पावर फैक्टर है यूनिटी पावर फैक्टर, और हमें बताना है कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस क्या होंगे और साथ ही साथ ये भी बताना है कि उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें क्या मिलेगी। सो एफिशिएंसी का फॉर्मूला अभी हमने देखा, ईटा इज इक्वल्स टू एक्स v2 i2 cos of phi2 डिवाइडेड बाय एक्स v2 i2 cos of phi2 plus pi plus x square psc multiplied by 100. This is the formula of transformer efficiency in percentage. So we have to use this formula. अगर हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो ये पर यूनिट एफिशिएंसी होती है, ईटा बाय 100 इज पर यूनिट। तो पहले केस में 95% है, इट मींस आई कैन राइट 0.95, लोड इज फुल लोड सो इट इज 1, v2 i2 is 300 kVA. Now one thing always keep in mind, if I am putting the rating of the transformer in kVA, it means I am assuming that losses are in kilowatt, and if I am putting the rating in MVA, it means the losses are in megawatt. Similarly, if the rating is in volt ampere, losses are automatically in watt. So please keep in mind. So 1 into 300 and power factor is 0.8 divided by 1 into 300 plus 0 multiplied by 0.8 plus pi, that is unknown for us, x square psc, x is full load means 1 square psc. तो इस तरह से ये एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें पी और पीएससी अननोन है, और मैथमेटिक्स से हम जानते हैं कि दो वेरिएबल एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो सकते, तो डेफिनेटली वी रिक्वायर द सेकंड इक्वेशन। नाउ हाउ कैन वी मेक द सेकंड इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा? अगेन आई कैन से 96% एफिशिएंसी मींस परसेंटेज इट इज 96 and in per unit it is 0.96 is equals to x v2 i2 cos phi 2. Now x is half load means 0.5, v2 i2 is the volt ampere rating which is same, that is 300 kVA, multiplied by power factor is unity which is given in the problem, divided by again 0.5 into 300 into 1 plus pi, because if I am changing the load or if I am changing the power factor, there will be no change in iron losses. I already taught you this data and this characteristic also. So we can put the x square psc. What is x over here? X is half load, so it is 1 by 2 square into psc. Now we are having two equations in terms of pi and psc, equation number 1 and equation number 2, and if there are two variables, after solving these two equations we can
फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दोस टू वेरिएबल्स। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप पीआई और पीएससी की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि प्रॉब्लम में हमसे पूछी गई है। तो जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इसमें पीआई यानी आयरन लॉसेस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.12 किलोवाट एंड सिमिलरली कॉपर लॉसेस हमारे आ जाएंगे 8.51 किलोवाट। आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, वंस वी हैव आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस, तो इसी से कनेक्टेड एक प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें बतानी है ट्रांसफार्मर की कितनी होगी। मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर किस लोड पे डिलीवर करता है? मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर x √PI/PSC लोड पे डिलीवर करता है, जो हम देख चुके हैं पहले। तो हम फिर से ये फॉर्मूला लगा देंगे, √PI/PSC। वी हैव डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ PI आयरन लॉस 4.12 किलोवाट एंड PSC इज 8.51 किलोवाट। तो लगभग डबल है, 412 824, उससे ज्यादा है थोड़ा, 0.5 यानी 1/2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.707, यानी लगभग 70% लोड पे ये ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी देने वाला है। तो ये x निकालने के बाद अब आपको क्या करना है? अगेन यू हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी, बट नाउ लोड शुड बी 0.707, नियर अबाउट 0.707। एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं और उसको यहां पे रखेंगे। x को रखेंगे हम, जो हमारा x आया है V2I2 300 kVA and power factor will be unity, because if we want to determine the efficiency of the transformer and the power factor is not given to us, let it be unity, and if it is mentioned in the problem, let's say 0.8 or 0.9, we have to consider that one only। तो ये इस चीज का ध्यान रखेंगे और इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के हम फिर से एफिशिएंसी निकालेंगे। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी आप सॉल्व करेंगे तो 96.2% आती है। तो ऑब्वियसली ये जो एफिशिएंसी आएगी वो इन दोनों से ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी कांट बी डिटरमाइंड एट टू डिफरेंट लोड्स, इट इज ऑलवेज अवेलेबल एट अ यूनिक लोड। ये बात भी हमें ध्यान रखना है। और एक ग्राफ मैं बना के आपको बता देता हूं कि एफिशिएंसी को लोड के रिस्पेक्ट में यदि हम प्लॉट करेंगे तो ग्राफ ऐसा आएगा। अब आप बोलेंगे ये ग्राफ किसका है? तो ये हर मशीन का ग्राफ है, whether it is transformer or it is induction motor or it is a DC machine or it is a synchronous machine, हर मशीन की एफिशिएंसी का लोड के रिस्पेक्ट में जब भी ग्राफ बनेगा ये ग्राफ ऐसा ही जाएगा। और अगर आपने नेटवर्क की क्लासेस को और उसके यूट्यूब वीडियो को ध्यान से देखा हो तो मैक्सिमम पावर का भी ग्राफ इसी तरह से जाता है लोड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मैक्सिमम पावर को जब हम लोड के रिस्पेक्ट में प्लॉट करते हैं तो भी ग्राफ इस तरह से जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी हम ले लें विच इज नन अदर देन मैक्सिमम एफिशिएंसी, और उस लाइन को यदि हम ड्रॉ करें तो हमें 2 पॉइंट मिलते हैं, और उससे यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमें 2 लोड मिलते हैं, लेट्स से L1 L2। इट मींस आई एम गेटिंग द एफिशिएंसी लेट्स से eta1 एट 2 डिफरेंट लोड L1 एंड L2। सो ये बिल्कुल संभव है कि कोई भी मशीन 2 डिफरेंट लोड पे सेम एफिशिएंसी दे सकती है। लेकिन अब आप बात करेंगे यदि मैक्सिमम एफिशिएंसी की, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको एक पर्टिकुलर लोड पे मिल रही है। वो पर्टिकुलर लोड ट्रांसफार्मर के लिए क्या है? √PI/PSC। अन्य मशीन के लिए क्या है? √वेरिएबल कांस्टेंट लॉस अपन वेरिएबल लॉस। तो इस तरह से ये जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो यूनिक लोड पर ही मिलेगी, ये हमें ध्यान में रखना। तो आइए इसके बाद हम सेकंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इन द सेकंड प्रॉब्लम which is also connected with the efficiency concept, 500 kVA 3-phase transformer, iron loss 300 watt, copper losses 600 watt. What is X for maximum efficiency? So again same formula, X बराबर √PI/PSC. We can put the value which is given to us 300/600, that is nothing but 1/2, 1/√2. 1/√2 is 0.707, and percentage, if I take percentage of X, that is none other than 70.7%. So the answer B is correct. So all the problems, both the problems are based on efficiency, losses separation and maximum efficiency, and condition for maximum efficiency and the value of the maximum efficiency. तो इस तरह से आप इन प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर ये जो टॉपिक चल रहा है इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक निकल के आता है ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसपे आप देखेंगे कि पिछले कई सालों में लगातार गेट में क्वेश्चन पूछे गए और क्वेश्चन का पैटर्न लगभग एक सा है। एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आपको दिया जाता है, उसकी वोल्टेज रेटिंग दी जाती है, उसकी केवीए रेटिंग दी जाती है, और फिर आपसे कहा जाता है कि इसमें ये चेंज करके हम ऑटो ट्रांसफार्मर बनाते हैं, उसकी वोल्टेज रेटिंग चेंज कर देते हैं, या तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स को ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, एडिटिव पोलैरिटी लगा करके, और जो ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा बनता है उसकी केवीए रेटिंग क्या होगी। ये प्रश्न बहुत पूछा गया है गेट में पुराने सालों में कई बार।
तो आइए देखिए, सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बेसिक्स पे चलते हैं कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। बिकॉज टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से तो हमारा काम चल ही रहा था, फिर ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाने की जरूरत क्या पड़ी। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में दरअसल क्या है कि एक ही वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरह काम करती है। मतलब उसका कुछ हिस्सा प्राइमरी बन जाता है और बाकी जो है वो सेकेंडरी में पूरा ले लिया जाता है। मतलब इट कैन बी यूज्ड एज अ स्टेप अप एज वेल एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, देयर इज नो इशू, बट द लिमिटेशन इज दिस, वी कांट यूज ऑटो ट्रांसफॉर्मर फॉर द मोर देन 3 टर्न्स रेशो। नॉर्मली हम उसे 1 के आसपास टर्न्स रेशो के लिए यूज करते हैं, मतलब टर्न्स रेशो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाने से चूंकि हमने एक ही वाइंडिंग बनाई, वही प्राइमरी की तरफ भी सर्व कर रही है, वही सेकेंडरी की तरफ भी सर्व कर रही है, तो हमारा कॉपर कम लगेगा, और जब कॉपर कम लगेगा तो कॉपर लॉसेस कम होंगे। अब कॉपर लॉसेस कॉपर पे कैसे डिपेंड करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार के लॉसेस हमेशा उस जिस सर्किट में हो रहे हैं उस मटेरियल के वॉल्यूम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Iron losses are directly proportional to the volume of the core material. Copper losses are directly proportional to the volume of the conducting material, means copper, and dielectric losses are directly proportional to the volume of the dielectric material. This thing everybody should keep in mind. Losses are always proportional to the volume of that material in which the losses are occurring. तो ये बात हम दिमाग में बैठाएं। तो कॉपर यदि कम लगेगा, वाइंडिंग सिंगल है तो कॉपर लॉसेस कम हो गए, कॉपर लॉस कम हो गए तो हीट कम हो गई, टेम्परेचर राइज कम हो गया तो एफिशिएंसी ज्यादा आने लगी। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी भी बढ़कर आएगी टू वाइंडिंग की तुलना में। लॉसेस कम होंगे, हीट कम होगा, टेम्परेचर राइज कम होगा, वोल्टेज रेगुलेशन बेटर बनने लगेगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन बेटर हो जाएगा। अब ट्रांसफॉर्मर में 2 ही चीजें तो हैं जिसको लेकर हम हमेशा समझते हैं कि ये ज्यादा होना चाहिए, एफिशिएंसी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए और वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा मतलब पुअर से पुअर होना चाहिए। पुअर वोल्टेज रेगुलेशन मतलब कम वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन का परसेंटेज 1%, 2%, जितना कम से कम होगा ट्रांसफार्मर की सप्लाई उतनी बढ़िया होगी। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो आइए हम देखते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर, जैसे मान लीजिए ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग में N1 टर्न्स है, सेकेंडरी वाइंडिंग में N2 टर्न्स है, यहाँ वोल्टेज V1 है, यहाँ वोल्टेज V2 है। अब मुझे इससे एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों वाइंडिंग को जोड़ करके एक वाइंडिंग बना लेता हूं। ठीक है, इस तरह से I can join both the windings like this। ठीक है, और इसका एक हिस्सा मैं प्राइमरी की तरह यूज कर लेता हूं और पूरा ट्रांसफार्मर की टोटल टर्न्स को लेके मैं सेकेंडरी बना देता हूं। तो प्राइमरी में N1 टर्न्स थी, सेकेंडरी में N2 टर्न्स थी, तो टोटल टर्न्स क्या हो गई N1 प्लस N2। नाउ सेकेंडरी में मेरी टर्न्स हो गई N1 प्लस N2 और प्राइमरी में I can keep N1, I can keep N2, it is up to me। तो इसका मतलब आप प्राइमरी में N1 और N2 टर्न्स रख सकते हो और सेकेंडरी में जो टर्न्स हैं वो क्या हो गई N1 प्लस N2। तो इस आधार पे इसका टर्न्स रेशो कैसे वेरी हो गया, टर्न्स रेशो हो सकता है N1 प्लस N2 बाय N1 और N1 प्लस N2 बाय N2, मतलब हम टर्न्स रेशो को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग टर्न्स रेशो के लिए हम ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसके द्वारा हम देखेंगे कि किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मान लीजिए कि प्राइमरी में 100 टर्न्स हैं और सेकेंडरी में 200 टर्न्स हैं, मतलब टर्न्स रेशो कितना हो गया, प्राइमरी टू सेकेंडरी देखें तो 1:2 हो गया। ठीक है, और इस ट्रांसफार्मर की मान लीजिए कि केवीए रेटिंग है 10 kVA और इससे अब हम बनाना चाह रहे हैं 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से हम बनाना चाह रहे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। तो जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि सबसे ज्यादा सवाल इस बात पे पूछे गए कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को जब ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उस ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या आती है, निश्चित तौर पे बढ़ जाएगी, कितनी होगी बढ़कर। तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला याद रखिए, एस मतलब अपरेंट पावर को दिखा रहे हैं क्योंकि रेटिंग केवीए में होती है। एस ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल्स टू एस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर डिवाइड बाय 1 माइनस के। नाउ व्हाट इज के हियर, के इज द टर्न्स रेशो ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, आई कैन राइट हियर 80। ठीक है, तो ऊपर हमें जो केवीए रेटिंग रखनी है वो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रखनी है, लेकिन नीचे जो टर्न्स रेशो हमें रखना है वो ऑटो ट्रांसफार्मर का रखना है और वो इस प्रकार रखना है कि के की वैल्यू हमेशा 1 से कम हो, क्योंकि अगर 1 से ज्यादा वैल्यू आ गई तो डिनोमिनेटर बिकम नेगेटिव,
सो ऑटो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव रेटिंग तो कभी संभव है नहीं, तो इसलिए इस बात का हम ध्यान रखें कि टर्न्स रेशो हमें चाहे 2:3 दिया हो, चाहे 3:5 दिया हो या 7:5 दिया हो, लेकिन हम हमेशा यहाँ पे क्या रखेंगे 2/3, 5/7 लाइक दिस, सो दैट इट इज ऑलवेज लेस देन 1। इस बात का ध्यान रखें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। तो आइए, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमें क्या दी हुई है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमें दी है 10 kVA, 10 kVA हो गया ये, डिवाइडेड बाय ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशो, तो अभी मैंने आपको बताया कि दो तरह से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं टर्न्स यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे 100 और 200 है, तो यहाँ पे टोटल टर्न्स कितनी हो गई 300। और प्राइमरी में आई कैन कीप N1, आई कैन कीप N2, इट इज अप टू मी, तो यानी 100 और 200, यानी दो संभावनाएं हो गई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो आइए हम देखते हैं, दिस इज ऑटो ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशो बिकम्स आइदर 100/300 or 200/300. So if I'm taking, let's say, first N1, so this is 100/300. 100/300 means 1/3. 1 minus 1/3, so this is 2/3. So this will become 3/2, isn't it? 1 minus 1/3 is 2/3. 2/3 means 3/2. 3/2 into 10 is nothing but the 15 kVA. So what is the rating of auto transformer? 15 kVA. Now suppose I am designing this auto transformer by keeping 200 turns in the primary rather than 100 turns, because I already told you it is up to us. So what is the auto transformer rating? Now it is 10 divided by 1 minus 200/300. So this will be equal to 10 divided by 1 minus 2/3. 2/3 means 1/3. So this is 30 kVA. सो ऑटो ट्रांसफार्मर की जो केवीए रेटिंग निकल के आ रही है वो 15 केवीए भी हो सकती है, वो 30 केवीए भी हो सकती है। तो दोनों आंसर सही हैं, क्योंकि अब एमएसक्यू की बात है, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन, तो आपके दोनों ट्रांसफार्मर की रेटिंग सही है, 15 केवीए और 30 केवीए। लेकिन अगर एमसीक्यू की बात है कि व्हाट इज द मैक्सिमम केवीए रेटिंग ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, सो आंसर इज 30 केवीए, नॉट द 15 केवीए। तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, इसको याद रखिए, और इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल जो गेट में आ चुके हैं और अभी भी आ सकते हैं, क्योंकि डेटा तो रिपीट नहीं होगा लेकिन कंसेप्ट रिपीट हो सकता है। सो प्लीज डू ऑल द रिलेवेंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस ऑटो ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल, और the how to find out the kVA rating of auto transformer if the kVA rating of 2 winding transformer is known to us. Is it clear?